अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स बाय मलिक। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसका पहला पार्ट मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूं जो कि स्केलर प्रोडक्ट था या डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह से डिफाइन क्लियर करवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जाकर वो वीडियो देख लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर हम पढ़ें कि प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है, यानी कि वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, उसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। असल में जब हम वेक्टर्स को जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके डिफरेंट आंसर्स आते हैं। उनके जो आंसर्स आते हैं वो दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के डिफरेंट होते हैं जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा टाइप जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर टॉर्क लिया हुआ है तो आर इंटू एफ यानी कि मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आ रहा है टॉर्क, यानी कि ये क्या है वेक्टर है। तो अगर हम पिछली वीडियो में मैं एग्जांपल दे चुका हूँ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम एक मिसाल है फ़र्क लेते हैं यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो आता है वर्क। तो वर्क क्या होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, when two vectors are multiplied and their answers also vector quantity then this is called vector product। यानी कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो थर्ड वाला वेक्टर बनना चाहिए, इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसके बाद इन दिस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। तो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज़ होगी वो कौन सी होगी, क्रॉस वाली। देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इसी वजह से, इस क्रॉस वाली साइन यूजेज की वजह से ही हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं, अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। सी पर हमने एरो का निशान दिया, मतलब ये क्या हुआ, वेक्टर हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हम स्केलर प्रोडक्ट में कौन सी एंगल ले रहे थे, कॉस थीटा। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था तो वहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए लेते थे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। किस लिए कि वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए एंगल जो यूजेज होती है वो होती है साइन थीटा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा। यहाँ पर देख लें ग्राफिकली, अगर आप समझना चाहें तो अगर हम ए और बी दो वेक्टर्स ले रहे हैं, इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सी यानी कि तीसरा वेक्टर बन रहा है। यहाँ पर असल में देखें कि वेक्टर जो हैं, दोनों वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके अंदर बीच जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है किसे शो कर रही है, इन दोनों वेक्टर्स को। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो किससे शो कर रही है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल बनेगी उससे यहाँ पर साइन थीटा कहेंगे। तो उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल लें, तो हम देख सकते हैं कि टॉर्क हमारे पास है। टॉर्क जो है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यानी कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। यहाँ पर आर जो है हम मोमेंट आर्म के लिए रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, तो फोर्स जो है उसके लिए हम एफ यूज़ करते हैं। तो टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क के लिए एक सिंबल होती है जिसे हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। उसके बाद टॉर इज इक्वल टू आर इंटू एफ। यहाँ पर जब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, टॉर इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। यहाँ पर देखें सेम टू सेम एज इट एज, यहाँ पर हमने इसका मैथमेटिकली वैसे लिया जैसे यहाँ पर साइन थीटा दिया, यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड पर आर इंटू एफ साइन थीटा ही देंगे, यहाँ पर एंगल भी वही आएगी। अब हम जानेंगे डायरेक्शन ऑफ सी, यानी कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आ रहा था, वेक्टर जो प्रोडक्ट आ रहा था उसकी डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पर अगर ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सी प्रोडक्ट बन रहा है ना, सी जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसी की हम डायरेक्शन देखेंगे। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम
यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। ये अगर हम ए के लिए यानी कि एक्स एक्सिस के लिए ए वेक्टर के लिए इस तरह से हैंड जो है सीधा स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से कर्व करेंगे जिस तरफ बी वेक्टर होगा, और देखेंगे कि जो है सी वेक्टर किस तरफ है, जिस तरफ मेरा थंब है। तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि राइट हैंड रूल के ज़रिए हम देख सकते हैं कि जो सी वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर की बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि ऑर्डर क्या मतलब कि अगर हम यहाँ पर देख लें आर और एफ, हम ऐसे नहीं कह सकते एफ इंटू आर, ये ऐसे नहीं कह सकते, हम यही कहेंगे आर इंटू एफ। अगर हमने एफ पहले रख दिया और आर बाद में रखा तो इसका मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ सी यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ऑर्डर इसी एंगल का है जिस एंगल पर यहाँ पर आर इंटू एफ है, यानी कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो सी की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव ए वाई एक्सिस की तरफ है। यहाँ पर बी जो है वो अंदर की तरफ इन द प्लेन, जो इन द प्लेन डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो तो हॉरिजेंटल होता है, उसके बाद वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, लेकिन जो जेड एक्सिस होता है वो इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि इसके जो पेपर के अंदर की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है वो, और इसके बाहर जो है यानी कि इस तरफ ऊपर से जो आ रही है कैमरा की तरफ यानी कि आपकी तरफ जो डायरेक्शन आएगी उसे हम कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर 3 डायरेक्शंस होती है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का आपको पता समझ आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर पेपर के जो इन द प्लेन होगा उससे हम कहते हैं जेड एक्सिस, और आउट ऑफ द प्लेन होगा वो भी जेड एक्सिस होगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो a इंटू बी किया था उसी तरह यहाँ पर b इंटू ए करें, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ थी, यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पॉजिटिव y की तरफ थी, यहाँ पर नेगेटिव y की तरफ हो रही है। किस वजह से? इस वजह से कि हमने प्रोडक्ट जो वेक्टर्स की जो ऑर्डर है उससे चेंज कर दिया। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने वेक्टर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर था a इंटू बी, यहाँ पर हमने b इंटू ए कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन जो यहाँ पर क्या था, जो इन द प्लेन b की डायरेक्शन इन द प्लेन थी, यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन बन रही है, यानी कि यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन जो जेड एक्सिस है उससे मल्टीप्लाई किया एक्स एक्सिस के साथ है, तो जब तभी हमारे पास वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ सी वेक्टर बना, तो हम कह सकते हैं b इंटू ए इज इक्वल टू माइनस सी। इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट है वो ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। और यहाँ पर देखें द वेक्टर ए क्रॉस बी दैट इज सी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? सी है। तो हम यहाँ पर जो सी है इसे हम ये भी कह सकते हैं, सी वेक्टर को हम ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं। ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है उसे हम सी वेक्टर भी कह सकते हैं और ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं। तो the vector a cross b that is c is always perpendicular to the plane containing a and b। अगर हम यहाँ पर प्लेन देखते हैं, ये जो पेपर है, पेपर 2 प्लेन्स का है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर x एक्सिस, इस तरफ y एक्सिस। तो अगर ये पेन देखें आप, तो ये पेन पड़ा हुआ है y एक्सिस पर, अगर इस तरफ देखें तो ये पड़ा हुआ है x एक्सिस। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है, जिसे हम सी वेक्टर भी कहते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किससे? जो प्लेन ए और बी को कंटेन कर रहा होता है, यानी कि ये पेपर है इससे इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसी पेपर पर ए और बी वेक्टर होंगे, इसी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस तरफ से होगा। जो सी वेक्टर होगा इस तरफ से होगा हमेशा। अगर यहाँ पर है, आप एग्जाम्पली तौर पर ले लें कि अगर यहाँ पर हमने एक वेक्टर ए रखा और इसी तरफ बी रखा है, यहाँ पर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर,
लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी वेक्टर जो बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ठीक, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर इस तरह से रखते हैं कि बी वेक्टर को इस ए वेक्टर को इस तरफ और बी वेक्टर को इस तरफ कर देते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा यानी कि जो सी ऑर्डर की वजह से जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, अगर हम पहले इस तरफ से कर रहे थे तो इन द प्लेन यानी कि इस तरफ से इसकी डायरेक्शन होगी सी वेक्टर की। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जान सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट्स आते हैं वहाँ पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, वहाँ पर आपसे यही ऐसी किस्म के क्वेश्चन करेंगे कि जो रिजल्टेंट जो वेक्टर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आता है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उस प्लेन के अकॉर्डिंग टू किस तरफ डायरेक्शन होगी सी वेक्टर की। आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्लेन ए और बी वेक्टर को कंटेन कर रहा होगा उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर जो कि उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी कि मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट या कि वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम किस एंगल पर होता है, किस जगह पर अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आए। तो यहाँ पर देखें, इफ़ ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि उनके बीच में जो एंगल होनी चाहिए वो 90 की हो, तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट विल मैक्सिमम। तो अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं ए एंड बी वेक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी वेक्टर का जो एंगल है वो है 90 का। तो अगर 90 की एंगल हो, साइन 90 एंगल हमेशा 1 के बराबर होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकली देखें ए क्रॉस बी, यहाँ पर जब दो मल्टीप्लिकेशन होंगे ए क्रॉस बी तो वहाँ पर साइन थीटा 90 की एंगल है, तो इसी वजह से साइन थीटा की जगह पर रखेंगे हम 1। तो जब ए बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सेम आएगा, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हम पढ़ते हैं मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट कब और कहाँ किस जगह पे मिनिमम होगा, कहाँ पर उसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है मिनिमम होगी, कहाँ पर अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेलल लेते हैं। एग्जांपल तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं दो वेक्टर्स हमने दिए हुए, दोनों के दोनों पैरेलल है, यानी कि उनके बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो आपको पता है कि साइन ज़ीरो जो है, साइन 0 डिग्री हमेशा 0 के बराबर होती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं जब हमें मैथमेटिकली देखें तो ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है ए बी साइन थीटा होती है। तो साइन थीटा की जगह पे, एंगल की जगह पर जब 0 रखा तो ए बी को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो उसका आंसर क्या होगा 0। आपको पता है भले लाख ही क्यों ना हो, भले जितने हों, तो उससे जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यानी कि 0 ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, यानी कि 0 की जो वैल्यू है कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पर कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करें, कि जब हम यूनिट वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं कि अगर हम आई इंटू आई, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है आई और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, यानी कि ये इसी की एग्जांपल दे रहा है, इसी क्वेश्चन ये वाले ग्राफ की एग्जांपल दे रहा है कि जब दो यूनिट वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी जो एंगल होगी वो होगी 0 होगी, आपको तो मालूम है। तो साइन 0 डिग्री हमेशा 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर आई की बजाय हम 1 पुट करें, दोनों आई की बजाय, दोनों आई यूनिट्स की बजाय 1 पुट करें, और साइन थीटा की बजाय हम जब 0 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और मल्टीप्लाई जब 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब जे क्रॉस जे, तो उसका मैग्नीट्यूड जे इंटू जे साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है यहाँ पर हमें जो एंगल है वो 0 मिल रही है, तो इसीलिए से जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और के इंटू के भी 0 होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं सेम यूनिट वेक्टर्स विल बी 0 जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, स्केलर प्रोडक्ट में ऐसे हो रहा था, यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट में
ज़ीरो हो रहा है, वहीं पर पैरेलल चीज़ों को, पैरेलल वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हो रहा था मैक्सिमम था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो एंगल दे रहे थे वहाँ पर एंगल थी कॉस थीटा, यहाँ पर एंगल जो है साइन थीटा है। इसी वजह से हमारे पास जो है दो वेक्टर्स जब वेक्टर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वहाँ पर उनकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी पैरेलल में। अगर उनके बीच में परपेंडिकुलर यानी कि 90 की एंगल होगी क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसे हम a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉस प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट की कि जब यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट हों, जब दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट हों तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा वो आपको डिफाइन करने वाला हूँ कुछ इस तरह से कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज का तो आपको मालूम होगा, अगर मिसाल है यहाँ पर एक घड़ी है तो आपको मालूम है कि ये घड़ी का जो टर्निंग किस तरफ से होती है, इस तरफ से टर्निंग होती है, घड़ी हमेशा इस तरफ टर्निंग करती है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हम कह रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है हम इस तरफ से टर्निंग करेंगे, यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई करके इस तरफ से आएंगे, तो इसी वजह से हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पॉजिटिव। तो उसके बाद एक क्लॉकवाइज का आपको डिफाइन करूँगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर्स को जो कि डिफरेंट होंगे, आई इंटू आई नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, आई इंटू जे होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज साइड, यानी कि आई इंटू जे करेंगे, आई यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ये वाला। क्योंकि आपको मालूम है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, उनका जो सी वेक्टर यानी कि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका सी वेक्टर जो बनेगा वो हमेशा जेड एक्सिस पर बनेगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा डायरेक्शन ऑफ सी जब हम फाइंड कर रहे थे तो राइट हैंड रूल की मदद से, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो सी वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस पर होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिन पर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पर ए और बी कंसिस्ट करते होंगे। यहाँ पर हमने b इंटू ए लिया, ये वाली एग्जांपल आप देख लें, जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पर नेगेटिव c आ गया क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ये वाली एग्जांपल आपको इस वाले क्लॉकवाइज में याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर काम आएगी। तो चलते हैं अब देखें, तो अगर हम i इंटू जे कर रहे थे तो आंसर क्या आएगा, जो थर्ड वेक्टर बनेगा, जो प्रोडक्ट वेक्टर बनेगा वो हमेशा उनके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि i और j के परपेंडिकुलर होगा k। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन सा यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। अगर हम j इंटू के करें यानी कि इससे मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो यहाँ पर हमें जो तीसरा वेक्टर मिलने वाला है वो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, कौन सा, i वाला, ये। तो हम ये लिख सकते हैं i यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर आप देखिए अगर हम k को मल्टीप्लाई करते हैं i के साथ, यहाँ पर हमें जो थर्ड यूनिट वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा हमें j। यहाँ पर ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। हम कह सकते हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो इनका जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर्स के और उस थर्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होगी वो 90 की होगी, इसीलिए हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो हम अब चलते हैं क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा, अब क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। तो यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उल्टी तरफ, यानी कि घड़ी की तो सीधी तरफ है, हमारे मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद से हम उल्टी तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम अगर j को मल्टीप्लाई करते हैं a की i के साथ, j को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने ऑर्डर चेंज किया है ना, मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया, इससे इस तरफ से ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पर जो वेक्टर थर्ड वेक्टर आया -c में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पर देखिए i इंटू जे था, यहाँ पर जो ऑर्डर चेंज किया j इंटू आई कर दिया। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो थर्ड यूनिट वेक्टर बनेगा उसी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन हमारे पास ये वाली आएगी, लेकिन क्या आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव k यूनिट वेक्टर। और जब k को मल्टीप्लाई करेंगे j के साथ क्लॉकवाइजली तो हमारे पास जो थर्ड वेक्टर आएगा, जो थर्ड यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा i, यानी कि -i।
और उसी तरह जब आय को फिर आय को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ, तो हमारे पास जो थर्ड यूनिट वेक्टर आएगा -j। तो फ्रेंड्स इसी किस्म के क्वेश्चन से ज़्यादातर जो एंट्री टेस्ट होते हैं या जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर इन्हीं के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के जो क्रॉस प्रोडक्ट और के जो ऑर्डर्स चेंज करके उनके आंसर्स आपसे तलब करते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ये बहुत ही लॉजिकल होते हैं, इससे कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो उनका जो थर्ड यूनिट वेक्टर होगा, अगर हम आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड यूनिट वेक्टर होगा के। तो इसी तरह यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, जे इंटू आई किया तो हमारे पास है -k में आ जाएगा। ये सिर्फ लॉजिकल है, लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ये अगर समझ गए तो इंशाल्लाह ताला आप एमसीक्यूज़ जो इस टाइप के आएंगे टेस्ट में वो इजीली कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।